हेलो दोस्तों, स्टडी विद शिवराण में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे वही जो चल रहा था हमारा बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो नहरों वाली परियोजनाएं थी। आज हम उसी के साथ इसमें पढ़ेंगे नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट आता है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। छोटी सी क्लास है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी आज की। तो ये जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सहयोग से ये परियोजना चलाई गई। इसमें दोनों का 50-50 रेशियो है, मतलब दोनों ने बराबर अनुपात में अपना हिस्सा योगदान दिया है। ठीक है, ये परियोजना बनाने में। और इसके अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं। देखो, हमने जब चंबल नदी पढ़ी थी उसमें हम पढ़ चुके हैं वैसे तो ये 4 बांध। ठीक है, अगर आपने वो नदियों वाली क्लास देखी हो। यदि आपने मतलब आप जो यदि पढ़ेंगे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। यदि आप ऐसे बीच में से कोई टॉपिक उठा के पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है ना भी समझ में आए, आ जाएगा वो, लेकिन एक तरह से आप नदी पहले किस लिए पढ़ाई, हमने वो चीज़ें नदी समझ के उसमें बांध भी समझ लिए। तो अगर आप ना भी पढ़ें तो आपको पहले से ही पता है कहाँ कहाँ हैं इसके 4 बांध, है ना। तो एक अगर हम स्टार्टिंग से लेके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब सारी क्लासें पीछे की देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है कि आप बीच से भी पढ़ सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो चलिए, ये जो चंबल नदी घाटी परियोजना है उसमें हमने बताया 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांध कौन से हैं? देखो, ये हमारी जा रही है विंध्याचल पहाड़ियों से निकल के मध्य प्रदेश से चंबल नदी। ठीक, और आगे जाके ये किस में मिल रही है? यमुना के अंदर। और इसी के ऊपर 4 बांध बने हुए थे। हमने इसकी चर्चा की थी नदियों के टॉपिक में। जो सबसे पहला जो बांध आता है, हमने क्रम भी बताया था कि इसका जो जहाँ से ये इसका उद्गम होता है और जहाँ पे इसका मुहाना मतलब जब ये दूसरी नदी या फिर किसी खाड़ी में जाके गिरती है वो इसका मुहाना होता है किसी भी नदी का। तो उद्गम से लेके मुहाने तक बांधों के क्रम भी हम पढ़ चुके थे, क्वेश्चन किए थे उसमें। तो सबसे पहले आता है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध बना कहाँ पर है? एमपी में बना हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद आता है राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में बना हुआ है। याद किया था ना कि प्रताप कहाँ पे है? प्रतापगढ़ को छोड़ के चित्तौड़ के अंदर है वो। उसके बाद आता है हमारा ज्वार सागर बांध, जो कि कोटा का था, और कोटा बैराज भी कोटा का था। तो ये तो हो गया इनका क्रम। इसमें क्या है कि जो ये कोटा बैराज बांध है, इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। एक तो हो गई राइट कैनाल, एक हो गई लेफ्ट कैनाल, है ना। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो गया, सॉरी, 1 सेकेंड दीजिए मुझे, फिर आप देख लो ऐसे ही 1 सेकेंड। कि देखो, नदी का मुंह इस साइड है, तो ये वाली साइड आएगी लेफ्ट, इधर आएगा आपका लेफ्ट, ये वाली होगी लेफ्ट कैनाल, और ये होगी, क्योंकि इस साइड मुंह है तो ये होगा हमारा लेफ्ट, ये होगा कैनाल का राइट, तो ये यहाँ पे आएगा राइट। तो 2 नहरें निकाली गई, लेफ्ट और राइट। जो राइट नहर है उसके ऊपर 14 बांध बने हुए हैं, और ये 14 के 14 बांध राजस्थान में नहीं है। 14 में से 8 बांध कहाँ पे बने हुए हैं? 8 ये लिफ्ट बनी हुई है। कहाँ पे है वो? राजस्थान के अंदर। बस वो 8 के 8 हमें देखनी है, क्योंकि एमपी की नहीं देखनी है अभी हमें, राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं। तो कोटा बांध की दाई नहर जो है हमारी, उसके ऊपर 14 लिफ्ट बनी हुई हैं, और जो 14 लिफ्ट हैं उसमें से 8 हमें मिलेंगी राजस्थान के अंदर। वो 8 की 8 कौन सी हैं? तो 2 तो इसमें आती हैं कोटा की, और जो बच गई वो 6 वो आएंगी 12 की। तो कोटा और 12 के अंदर ही बनी हुई, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो झालावाड़ तो नीचे रह गया, बच गया कोटा और 12, तो 2 ही ज़िले यहाँ पे बच गए। उन 2 ज़िलों के अंदर आपकी 8 लिफ्ट मिल जाएंगे आपको।
तो दो कौन सी हैं जो कोटा के अंदर हैं, वो हैं दिगोद एंड जालीपुरा। दिगोद और जालीपुरा जो कि 2 कोटा के अंदर हैं, बाकी बच गई वो 12 के अंदर है। तो कौन कौन सी हैं 12 के अंदर? पचील, काचरी या फिर कछारी भी बोलते हैं इसको, कचारी भी है, गणेशगंज, अंता, माइनर लिफ्ट, और एक आती है अंता लिफ्ट स्कीम। तो ये दोनों अंता नाम से, अंता नाम आ जाए तो आपको वही करना है 12, और एक आती है सोरखंड। तो ये सारी की सारी कहाँ पे हैं? 12 के अंदर है। ठीक है, तो इनके नाम आते हैं कि कौन सी कहाँ पे है। दिगोद, जालीपुरा, दिगोद जालीपुरा कोटा में है, पचेल, कचारी, गणेशगंज, अंता, अंता 2 बार आ गया, उसके बाद है सोरखंड। ये 6 आ गई 12 के अंदर। तो ये हो गई हमारी 8 लिफ्ट जो कि कोटा बैराज बांध से निकाली गई हैं, मतलब राइट कैनाल पे हैं, कोटा बैराज बांध की राइट कैनाल के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी माही बहुउद्देशीय परियोजना। अब माही नदी हम पढ़ चुके हैं, तो नदी से ही समझ में आएगा कि यहाँ पे नाम जो लिखा हुआ है माही बहुउद्देशीय परियोजना, इसका मतलब वो माही नदी की परियोजना है। तो इसके अंदर क्या है? राजस्थान और गुजरात सम्मिलित हैं। इसमें जो राजस्थान का योगदान है वो 45 और गुजरात का है वो 55, मतलब 45:55 के अनुपात में इनका योगदान रहा इस परियोजना के अंदर। और ये जो परियोजना है इसमें 3 बांधों का निर्माण किया गया, वो भी हम पढ़ चुके हैं माही नदी जब हमने पढ़ी थी। एक तो था माही बजाज सागर बांध, एक था कागदी डैम और एक था कडाना। कडाना कहाँ पे है? गुजरात के अंदर बना हुआ है। तो जैसे ये है राजस्थान, इसमें ये आ रही थी माही नदी एमपी से निकलकर और कहाँ जा रही है? गुजरात के अंदर। यही तो था, यहाँ गुजरात में बन गया कडाना डैम। ठीक है, और ये है एमपी, ये है आपका गुजरात। अब एक डैम आता है आपका इधर जिसका नाम है माही, और दूसरा डैम आता है आपका यहाँ जिसका नाम है कागदी। ठीक है, ये दोनों बांसवाड़ा के अंदर मिलेंगे आपको, माही और कागदी। माही बांसवाड़ा में मिलती कहाँ पे मिलेगा? बोरखेड़ा में। बोरखेड़ा जगह है, तो ये अंदर तक भी पूछ सकते हैं ना। अगर पर्टिकुलर नाम दे के बांसवाड़ा ना आए तो आपको याद रखना है बोरखेड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा में भी कहाँ पे? बोरखेड़ा के अंदर। उसके बाद कागदी डैम। तो माही और कागदी तो मिलेंगे आपको बांसवाड़ा के अंदर, और जो कडाना आता है वो है गुजरात का। तो पूछा जाए कि माही बहुउद्देशीय परियोजना में कितने बांध हैं, तो वो है 3। मेन तौर पे आपको याद रखने 3। एक और बांध बनने जा रहा है अभी, तो वो है यहाँ पे डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। लेकिन वो क्या है? वो बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा नहीं है। डूंगरपुर में बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा नहीं है, और जिसका नाम क्या है? नाम आता है आपका इस कडाना के नाम से ही है, कडाना बैकवाटर। कडाना हिल रहा है ना थोड़ा सा कैमरा, 1 सेकेंड। कडाना बैकवाटर। ठीक है, तो ये आपको वैसे याद रखना है कि आपसे अगर ये पूछ लिया जाए माही नदी के 3 डैम जो कि राजस्थान के अंदर हैं, तो 4 दे के पूछ सकता है ना कौन सा राजस्थान में नहीं है। तो आपको सीधे सीधे करना है कि कडाना बांध राजस्थान के अंदर नहीं है, कडाना बैकवाटर तो राजस्थान के डूंगरपुर में है ही। लेकिन अगर बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा पूछ ले इन 4 में से कौन है, तो फिर आपको कडाना बैकवाटर नहीं करना है, बाकी बच गए ये वाले 3 करने हैं। ठीक, तो ये हो गया डाउट क्लियर इस में अंदर, मतलब 3 कब करने हैं और वो वाले 3 कब करने हैं। मतलब ये जो 3 करने हैं जिसमें ये नहीं कडाना बैकवाटर नहीं करना, वो तो कौन से हैं? वो क्वेश्चन तो कब आएगा? जब आपसे पूछ लिया जाए कि बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा कौन सा नहीं है, तब तो ये नहीं है, और राजस्थान का हिस्सा कौन सा नहीं है, तब ये नहीं है। ठीक है, इन बांधों में से यही है। और ये वैसे बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि मत्स्य पालन के लिए है। किसके लिए है? मत्स्य पालन के लिए। मत्स्य पालन के लिए ये खोला जा रहा है बांध, मतलब बन रहा है। ठीक है, तो ये होगी माही बहुउद्देशीय परियोजना की बात। उसके बाद आती है हमारी भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना जो कि सतलज नदी के ऊपर है, और इसमें 3 स्टेट आएंगे हमारे, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा।
और इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 15.2% है। कितनी हिस्सेदारी है राजस्थान की, याद रख लो 15.2%। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। नदी याद रखनी, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी के ऊपर बनी हुई है। और 3 स्टेट आते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। उसके बाद आती है राजस्थान की जो हिस्सेदारी वो 15.2%। बस जो चौथी जो परियोजना है वो आती है हमारी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। व्यास से ही दिख रहा है, नदी कौन सी होगी, व्यास। नदी कौन सी है, व्यास नदी। और वही 3 स्टेट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, इसके ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। उन दोनों का नाम क्या है, एक तो है पोंग, एक है पंडो। कौन कौन से नाम है, पोंग एंड पंडो। अब ये जो पोंग है वो तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखो ये परियोजना किस किस की है, इन तीनों स्टेट की। लेकिन इसके ऊपर जो बांध बने हुए हैं इस परियोजना के अंदर जो बांध बनाए गए वो बने कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। ये चौथा ही स्टेट अलग से आ गया इन तीनों को छोड़ के। बांध कहाँ पे बनाए गए, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और उनका नाम है पोंग और पंडो, दोनों हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। अब ये जो पोंग बांध है, इसमें पोंग बांध से जो राजस्थान को पानी की आपूर्ति होती है वो होती है हमारी 59% की। पानी पोंग बांध से राजस्थान को मिल रहा है। और पंडो से हमें तो राजस्थान का देखना है ना अभी, तो राजस्थान को लेके चलो। सिर्फ राजस्थान में जो पानी की आपूर्ति हो रही है पोंग बांध से वो 59% और पंडो से 20%। ठीक है, राजस्थान को कितनी आपूर्ति हो रही है, पंडो बांध से 20% और पोंग से 59। तो ये हो गया बस। अब इसमें क्या है, जो हमारी जो IGNP थी, ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो हम पढ़ के आए, कल की क्लास में पढ़ी थी, उसमें क्या था, उसमें यदि पानी की कमी आ जाए, है ना, उसमें यदि पानी की कमी आ जाए तो आपूर्ति कौन सी बांध से होगी, तो वो है हमारी पोंग बांध। इस पोंग बांध से आपूर्ति की जाती है पानी की। ठीक है, तो बस इससे इतना ही है। उसके बाद एक और देख लो, इसी 1-2 और बांध हैं। एक तो आती है हमारी रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, जैसे किसी लड़की का नाम होता है रेणुका, है ना, वैसे ही रेणुका जी, तो जी लगाना जरूरी है, लड़कियां बुरा मान जाएंगी। तो रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना, और किसी के नाम के आगे जी नहीं लगाना, वैसे ही रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये नदी कौन सी है, आर आता है ना इसमें, रेणुका में आर आ रहा है, तो नदी में भी आर आएगा, गिरी। नदी में आ रहा है ना, गिरी। और कौन सी नदी है जिसके मतलब उसमें आर आता है, मतलब ऐसे पूरा आर, जैसे ब्रह्मपुत्र है उसमें तो आर आता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र शायद छोटा आता है उसमें। ठीक है, तो वैसे भी याद रख सकते हैं, या फिर वैसे भी, जैसे रेणुका है वो गिरी, लड़की है ना, तो मतलब गिर। तो रेणुका गिरी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका कहाँ पे गिरी, हिमाचल प्रदेश में। तो ये परियोजना कौन से स्टेट की है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, लेकिन है तो ये हिमाचल प्रदेश की, लेकिन जो स्टेट शामिल है इस परियोजना को बनाने में, इस परियोजना को चलाने में, वो ये थे, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, हरियाणा भी, यूपी भी, दिल्ली भी और राजस्थान भी। मतलब ये 6 स्टेट हैं इस योजना को बनाने में, इस परियोजना को बनाने में। दूसरी ये जो लखवार बहुउद्देशीय परियोजना आती है, ये किस नदी के ऊपर है, यमुना नदी के ऊपर। और यमुना नदी के ऊपर कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और इसको बनाने में भी ये सारे ज़िले शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान। ऊपर का पंजाब शामिल नहीं है, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड, इधर पंजाब आता है, हरियाणा आता है, तो यहाँ पे जो पंजाब है वो शामिल नहीं है। ठीक है, अब ये जो दोनों परियोजनाएं हैं उसमें जो स्टेट हैं उनका कोई भी योगदान, मतलब स्टेट का योगदान तो है 10% का है। एक सेकेंड,
हाँ, इसमें स्टेट का योगदान है ओनली 10%। भारत का योगदान कितना है 90 और राज्य का योगदान कितना है 10%। ठीक है, तो 90:10 का इसमें योगदान रहा इस परियोजना के अंदर भारत और स्टेट का। तो ये हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो जल संरक्षण की तकनीक है वो कौन कौन सी हैं। तो एक तो जल संरक्षण की जो तकनीक है वो याद रखना 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप कौन से हैं, एक तो परंपरागत, एक है गैर परंपरागत। कौन सी, परंपरागत एंड गैर परंपरागत। अब इसमें जो परंपरागत में तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो गैर परंपरागत है उसके अंदर जो अभी हम पढ़ के आए ना कौन कौन सी परियोजनाएं, वो एक तो नहरी परियोजनाएं पढ़ के आए, एक डैम जो बांध बने हुए डैम वाले पढ़े थे कल की क्लास में, इतने सारे डैम पढ़े थे ना, वो डैम की परियोजनाएं थी। और हम पढ़ चुके हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर, मतलब वो थी ना नोजल वाली सिस्टम, नोजल लगा के ऐसे बूंद बूंद, वो वाली तकनीक। तो ये तीनों तकनीक याद रखो कि गैर परंपरागत में, उसके अलावा जो भी बच गई वो आती है हमारी परंपरागत में। मतलब ये 3 याद रखने हैं, ये पुरानी चली हुई, नाड़ी, टोबा, झालरा, ये पुरानी है। ठीक है, तो गैर परंपरागत 3 याद होगी, नहर की, डैम की, स्प्रिंकलर और ड्रिप जिसको हम बोल सकते हैं। अब परंपरागत में कौन सी हैं, तो वो है नाड़ी, टोबा। नाड़ी का ही जो गहरा भाग है वो टोबा होता है। ठीक है, इसको टैंक भी बोलते हैं। नाड़ी को आप लिख सकते हैं टैंक टाइप, मतलब ये टैंक के टाइप की भी है। ठीक है, और टोबा नाड़ी से भी गहरा। ठीक है, उसका गहरा भाग, क्योंकि हम शब्दावली वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ये जो नाड़ी थी इसका सबसे गहरा भाग टोबा कहलाता है। ठीक है, तो टोबा एक नाड़ी का ही रूप है। एक होती है झालरा, इसका जो पानी यूज में लिया जाता है झालरा का, वो ओनली मतलब पीने के काम में नहीं लिया जाता, सिंचाई के काम में या फिर आप कपड़े धोने के काम में ऐसे लेते हैं, पीने का पानी नहीं है। खड़ीन होती है, खड़ीन अभी क्वेश्चन आया था, RS में आया था शायद, कि खड़ीन कहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो थे जैसलमेर के अंदर। ठीक है, उसमें पढ़ चुके हैं हम, नदियों में पढ़ाया था या फिर ये सब शब्दावली में कहीं ना कहीं बताया था। तो खड़ीन कहाँ है ज़्यादातर, यदि आपको पूछा जाए तो मिलती है जैसलमेर के अंदर। और झील भी परंपरागत है, बावड़ी भी आपके परंपरागत में आएगी। एक आती कुई या फिर बेरी, जो आपको मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि ये जो छोटा रूप है, मतलब ये जो कुआं आपने देखा होगा, कुआं तो बहुत गहरा होता है, लेकिन ये जो कुई होती है ज़्यादा गहरी नहीं होती, कम गहरी होती है, इसलिए कुएं का छोटा रूप कुई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कहाँ पर, जैसलमेर बाड़मेर साइड है ना, उस सीमा पर आपको ये कुई या फिर इसी को बोलते हैं बेरी, ये देखने को मिलेगी। दूसरा आता है कुंड या फिर टाँका। कुंड देखा होगा ना कि अभी वो जो योजना चल रही थी मुख्यमंत्री वाली, जल संचय की चल रही थी कुछ, उसके अंतर्गत आपके घरों में बहुत, मतलब लगभग सबके घरों में बनाए गए होंगे कुंड, आप लोगों ने भी बनवाए होंगे। तो वही है कुंड, जिसमें हम बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए हमने वो बनाए, सरकार ने बनाए हैं। तो कुंड और टाँका, टाँका भी उसी कुंड को बोलते हैं। जोड़ होते हैं, जोड़ बोलते हैं जिसको हम, जहाँ पे हम पशुओं को लेके जाते हैं, और वो वही जोड़। और एक होता है तालाब। अब ये जो तालाब है ना, वो आपका कभी कभार क्या कर लिया जाता है, गैर परंपरागत में भी शामिल कर लिया जाता है, लेकिन आपको एक तरह से आपको इसको परंपरागत में याद करना है। यदि पूछ लिया जाए आपसे, कभी कभार आ जाता है कि ये सारे ही ऑप्शन में दिए हों और फिर पूछ ले इसमें से गैर परंपरागत कौन सा है, तो आपको जाना है तालाब के अंदर, अन्यथा आपको इसको परंपरागत में ही लेना है काम में। ठीक है, परंपरागत ही मानना है इसको, अगर कोई ऑप्शन ना बचे आपके पास, क्योंकि चारों ही अगर आपको परंपरागत में से दे दिए और फिर भी पूछ ले कि गैर परंपरागत बताओ, तो फिर तालाब। ठीक है, बाकी ये 3 याद रखो, बाकी सारे बच गए वो परंपरागत के अंदर है। अब कुछ परियोजनाएं जल संरक्षण की, मतलब 3 ही है इसमें हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान की एक सेंटर के द्वारा चलाई गई है,
तो एक तो आती है जल स्वावलंबन परियोजना, दूसरी आती है राजीव गांधी जल संचयन योजना। अब ये जो शुरू हुई, ये याद रखो डेट, स्टार्टिंग डेट पूछी जाती है 27 जनवरी 2016 को। 16 में शुरू हो गई थी और 4 चरणों में चलाई गई, मतलब पहला चरण 16 में, फिर 17 में, फिर 18 में, ऐसे। ठीक है, तो आपको याद रखने चरण कितने थे इसके, 4, और स्टार्ट कब हुई थी, 27 जनवरी 2016 को। जल स्वावलंबन, देखो से की फीलिंग आ रही तो आपको 16 ही करना है। स्वावलंबन, एल भी आ गया तो 16, एस भी आ रहा है और ले भी आ रहा है। ठीक है, और फिर क्या करना है, से 27 स्वावलंबन, 27 जल से जनवरी, जून नहीं करना है। और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मतलब पहले ही महीने में हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जल स्वावलंबन की। ठीक है, तो याद रखो 27 जनवरी 2016, कुछ रिलेट हो गया ना। और 4 इसके चरण हैं। ठीक, अब दूसरी क्या है, जैसे ही इसके जो 4 चरण खत्म हो गए, मतलब 4 चरण पूरे हो गए, उसके बाद आई राजीव गांधी जल संचयन योजना। कौन सी आई, राजीव गांधी जल संचयन योजना। अब ये स्टार्ट कब हुई, ये हुई 20 अगस्त 2019 को। कब स्टार्ट हुई, 20 अगस्त 2019 को। अब इसमें कितने चरण आए, 2 चरण। ठीक है, 2 चरण, एक तो 2019 में आ गया, दूसरा आया हमारा जो अभी चल रहा है आपका 22 मार्च 2023 को आया था, और 2025 तक इसका टारगेट है। ठीक है, अब देखो ये कब तक चले, 25 तो आ गई हमारी। ठीक, अब आती है तीसरी, अटल भूजल योजना। अब ये जो अटल भूजल योजना है, ये शुरू हुई थी अप्रैल के अंदर 2020 को। देखो, एक 16 की, फिर 19 की, अब 19 की बाद ही आएगी, तो वो आई अटल भूजल योजना 20 में। कब आई, 1 अप्रैल 2020 को। अब ये जो अटल भूजल योजना है, ये सेंटर लेवल की है, अकेले स्टेट की नहीं है। किसकी है, सेंटर लेवल की। तो ये अलग अलग स्टेट में होगी। सेंटर लेवल की कोई भी योजना आती है तो वो स्टेट के अंदर, मतलब बहुत सारे स्टेट के अंदर चलाई जाती है। तो जो अटल भूजल योजना चलाई गई वो 7 राज्यों के अंदर चलाई गई। एक बात तो ये, कितने राज्यों में, 7 राज्यों में। उस 7 राज्यों में हमारा राजस्थान भी शामिल है। तो राजस्थान में जब ये चलाई गई तो जिलों, कितने जिलों को कवर करती है ये, 17 जिलों को। कितने जिलों में चलाई गई राजस्थान के अंदर, 17 जिलों में शुरू की गई। और वो जो 7 स्टेट थे वो कौन से थे, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी। मतलब हमारा जो राजस्थान है, जैसे ये हमारा राजस्थान है ना, जैसे ये राजस्थान है हमारा। ठीक है, तो इसकी राजस्थान तो है ही है, उसके बाद आपको पंजाब नहीं लेना है, हरियाणा, यूपी, जो हरियाणा, यूपी। ठीक है, एमपी इधर आ जाएगा आपका, और इधर आ जाएगा आपका गुजरात। तो कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4, और खुद राजस्थान 5। ठीक है, 5 स्टेट हो गए ना, और हमें करने 7। तो गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, इधर महाराष्ट्र भी लेना है, फिर आपको लेना है कर्नाटक, KN। ठीक है, तो ये 7 लेने हैं, 5 तो ये वाले पंजाब को छोड़ के, और 2 नीचे महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 7 जिलों के अंदर अटल भूजल योजना चलाई गई। अब इसमें जो वित्तीय सहायता थी वो स्टेट की नहीं थी। एक तो सेंटर ने चलाई तो सेंटर की होगी, और दूसरी सहायता किससे ली गई, विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से आपके इसमें सहायता ली गई, और 50-50 दोनों का योगदान रहा। तो ये पूछ लिया जाता है कि योगदान आपको याद रखना है, जिसमें भी कभी भी किसी भी चीज़ में आपको योगदान पता चले वो आपको याद रखना है। वहाँ से क्वेश्चन आता है, योगदान पूछ लिया जाएगा कितना कितना रहा, तो 50-50। ठीक है, अटल भूजल योजना में 50-50। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, समझ में आई होगी आपको क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और
बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।